हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित पाठ 1 वास्तविक संख्या, जिसमें कराएंगे एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन। ठीक है, और आज हम कराएंगे 5वां क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि हमने अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे इससे पहले के क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाएँ और उस वीडियो को देख लें। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमसे क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। और एक बार आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको डेली इसी तरह स्टडी की वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब यह है, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर हम n यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्या, मैं बता रहा हूँ आपको, 6 के पावर n। ठीक है, मतलब कि 6 के पावर n है। n क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है। यानी अगर n कोई प्राकृतिक संख्या, मतलब अगर 6 के पावर 1 हो, या 6 के पावर 2 हो, या 6 के पावर 3 हो, या 6 के पावर 4 हो, ये सब होने पर क्या कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि लास्ट में 0 आ जाए। मतलब कि 6 के पावर 1 का मतलब 6 के पावर 2 का मतलब 6 गुणे 6, मतलब कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसी तरह 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या यहाँ पर लास्ट में 0 आ सकता है क्या? 6 के पावर कितना भी तुम करते जाओ, क्या कभी ऐसा आएगा कि 0 हो जाए, 0 हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर 100 तो 100 बताइए आखिरी में 0 आ रहा है कि नहीं। तो वही पूछ रहा है कि 6 के पावर n कभी 0 हो सकता है। ठीक है, 6 के पावर n कभी 0 हो सकता है। तो मेरा आंसर है कि 6 के पावर n, यानी n तुम कुछ भी लेते जाओ, 1 कर लो, 2 करो, 6 के पावर 4, 6 के पावर 5 कर लो, यानी 6 के पावर कुछ भी करते जाओ, यह लास्ट में कभी 0 नहीं देगा। यह कभी 0 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ठीक है, क्यों नहीं देगा, देखिए ध्यान से। अगर यहाँ पर 100 आप लिखें, 100 है ना, लास्ट में 0 है कि नहीं। तो क्यों 0 जानते हो? ये 0 रहने का कारण है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 10 तो लास्ट में 0 है कि नहीं। क्यों 0 है? क्योंकि 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 के रूप का ना। तो अगर कोई भी नंबर है वह 2 गुणे 5 के रूप में है, 2 गुणे 5 के रूप में, यानी कि उस नंबर में 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी 2 और 5 एक साथ है अगर गुणे में, तब वह नंबर आपको लास्ट में 0 देगा। यानी कि 2 गुणे 5 है तो कितना रहा, 10 आ रहा है ना, तब देखो 0 आ रहा है। तो यहाँ पर बताओ, जो 6 के पावर n है, 6 के पावर n है, तो 6 क्या है, 6 को कैसे लिख सकते हो, 2 गुणे 3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, 2 गुणे 3 के पावर n है। तो यहाँ पर 0 कब होगा, जब 2 गुणे 5 रहेगा तब। यानी कि 0 तब होगा जब 2 गुणे 5 रहेगा तब। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 गुणे 5 है नहीं, यहाँ तो 2 गुणे 3 है। तो यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। अगर 5 होता है तब 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 गुणे 3। इतना समझ लो कि अगर किसी नंबर को कोई नंबर है, उसके पावर कुछ भी कर लो, उसके लास्ट में 0 आना है तो ज़रूर 2 गुणे 5 के रूप का रहा होगा, 2 गुणे 5 उसमें रहे होंगे। जैसे कि अगर मैं लिखूँ कितना, 20, कितना लिखूँ, 20 के लास्ट में 0 है कि नहीं। तो 20 का गुणनखंड करो, 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा कि नहीं, 2 दूनी 4 5 20। ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2 और 5 का गुणज है, 2 और 5 गुणे में है कि नहीं, 2 और 5 गुणे में। ठीक है, 2 और 5 गुणे में रहेगा तभी लास्ट में 0 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो 6 के पावर n कभी 0 पर समाप्त होगा, नहीं समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 5 नहीं है। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसको आराम से उतारिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए 6वां सवाल देखते हैं। करा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, यह करा कि ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों भाज्य संख्याएं हैं, समझ रहे हो। ये भाज्य संख्याएं, एक जैसे यह हो गया और एक यह हो गया, ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, मतलब कि हमें सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। इसका मतलब है कि अगर हमें सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, तो इसका मतलब हमें यह समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्या होती क्या है। सबसे पहले जानेंगे तभी तो कि भाज्य संख्या क्या होती हैं।
तो मैं अब तो वैसे तो बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। देखो भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से कटे और खुद से कटे, उसको छोड़ के किसी और संख्या से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 15 और भी आएंगी बहुत सारी, ठीक है। ये सब देखो किसी और संख्या से कटेंगे तो सब क्या है, भाज्य। देखो 4 क्या 2 से भी कट जाएगा, 6 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, इसलिए क्या है, ये सब भाज्य है। यानी भाज्य संख्या क्या होती हैं, जो किसी और संख्या से कट जाए, अपने से तो कटे, 1 से तो कटे, लेकिन किसी और संख्या से कटेगी तो भाज्य संख्या होती है। अब सुनो, मान लेते हैं हमारे पास जो 6 है क्या है, भाज्य संख्या है। तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। ये तो आपको पढ़ा चुके हैं ना कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। अंकगणित के आधारभूत पर में बताए थे, ठीक है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कोई भी भाज्य संख्या होगी ना, उसे हम जरूर से किसी संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। यानी कोई भी भाज्य संख्या होगी, अगर वो भाज्य संख्या है तो वह 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में होगी जरूर। जैसे कि अगर मैं बात करूं 12, ऐसे मान लो 16 को हम ले सकते हैं 8 × 2। तो भाज्य कब है 16, देखो 16 भाज्य कब है, क्योंकि यह 8 और 2 के गुणा से मिलकर बनी है, समझ रहे हो। अगर मान लो ले 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 का कोई 2 गुणे के रूप में नहीं ले सकते, या तो लिखोगे 1 × 17 और कोई दूसरा नहीं ले सकते, ठीक है। तो 1 को छोड़ के अगर वह किसी के साथ गुणे में है तो भाज्य होगी। जैसे 8 और 2, 8 और 2, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम। तो भाज्य संख्या हमें सब सिद्ध करना है यहाँ पर। तो इतना समझिए कि जो भाज्य संख्या होगी वह जरूर किसी 2 नंबर के गुणनफल के रूप में होगी। यानी भाज्य संख्या कोई भी होगी वह 2 नंबर के गुणनफल के रूप में होगी, चाहे कोई भी। जैसे मैं 21 लूँ तो 21 भाज्य संख्या है, तो 21 को हम लिख सकते हैं क्या, 7 × 3। देखो 2 संख्याओं गुणनफल के रूप में हो गई कि नहीं। तो भाज्य संख्याओं को हम 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए हमें यह सिद्ध करना कि यह भाज्य संख्या कैसे है, यह भाज्य संख्या कैसे है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। तो पहली संख्या लेते हैं, हमारे पास क्या है 7 × 11 × 13 + 13। देखो यह एक टर्म है और ये एक टर्म, मतलब यह एक पद है और यह एक पद है। तो दोनों पदों में से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 13। कितना कॉमन ले सकते हैं, 13। जब इससे 13 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, 7 × 11 प्लस इससे 13 खत्म हो गया, मतलब 13 कॉमन हो गया। तो 13 था और 13 कॉमन हो गया तो क्या बचा, 1। अब देखो ध्यान से, 13 या ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट ही लगा लो, 11 × 7 = 77 और प्लस 1 क्या हो गया, 78। यानी कि यह क्या है, 13 × 78। यानी इसको हम क्या लिख दिए, 13 × 78। यानी जो संख्या थी हमारे पास, यह जो हमारे पास संख्या थी, यह संख्या, इस संख्या को हमने इस रूप में लिख दिया 13 × 78। तो बताओ यह संख्या 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए ना, 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए। तो जाहिर सी बात है, अगर इसे हम 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं तो यह क्या रही होगी, यह भाज्य संख्या रही होगी। तभी तो यह भाज्य संख्या रही होगी, तभी तो इसे 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसके नीचे वाला, ठीक है, इसके नीचे वाला। तब तक हाई उतारिए आप लोग। तो आपको समझ में आ गया यह भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि यह 13 × 78 के गुणनफल के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यह है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसको देखते हैं भाज्य संख्या क्यों है। तो ध्यान से देखिए, यह एक टर्म है पूरा और यह एक टर्म है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक एक पद है और यह अलग पद है। अब देखिए ध्यान से, दोनों पदों में, इस पद में और इस पद में दोनों 5 है, तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 क्या कर सकते हैं, कॉमन। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 7 × 6, 5 तो कॉमन हो गया, बचा 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन होगा तो क्या बचा, 1। ठीक, गुणा कर लीजिए अंदर, 7 × 6 = 42
4 3 12, 12 दूनी के 24, 24 का 1 में करेंगे तो वही आ जाएगा। यानी यहाँ से 7 6 42 गुणे 4 3 12 दूनी के 24 प्लस 1। ठीक है, 42 का 24 में कर लीजिए आप, यहाँ पर करिए। 4 दूनी के 8, 4 चौको 16, 2 दूनी के 4, 2 चौको 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10। क्या आ गया? 1008। यानी यहाँ से आ गया आपका 1008 प्लस 1। अब सुनिए, 5 गुणे 1008 और 1 को जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 1009। तो ध्यान से देखिए, हमने इस पूरी संख्या को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। यानी जो हमारे पास यह संख्या थी इसको हमने ऐसे लिख दिया 5 गुणे 1009 के रूप का, है कि नहीं? यानी ये जो संख्या थी इसको हमने दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। मतलब कि अगर आप किसी संख्या को संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देते हैं उसे, तो वह संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या। क्योंकि भाज्य संख्या को ही हम भाज्य संख्या को ही संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने इस संख्या को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो ये कौन संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर पूरा क्वेश्चन समझ में आया तो आराम से उसको उतारिए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 का 7वां और आखिरी सवाल देखते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा सवाल है, लेकिन है बड़ा लेकिन आसान है। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई खेल का मैदान है। ठीक है, खेल के मैदान के चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है, मतलब वृत्ताकार पथ है, मतलब वृत्ताकार रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको देखो, वैसे तो मैं सिंपल बताऊं कि अगर आप 18 और 12 का लसा ले लो तो आपको पता चल जाएगा, 18 और 12 का लसा ले लो तो आपको पता चल जाएगा कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्ताकार पथ था, यह क्या था? वृत्ताकार पथ था। मान लो कि यहाँ पर क्या थी? यहाँ पर थी आपकी सोनिया। यस, सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी और यहीं से चलना प्रारंभ करेगा रवि भी। ये सोनिया है आपकी और ये आपका कौन है? रवि। अच्छा बताओ, सोनिया यहाँ से एक चक्कर जब लगा रही है कंप्लीट, तो उसे कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट। और उसी समय जब उसी टाइम एक ही साथ स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन रवि जो भी एक चक्कर मार ले रहा है वो 12 मिनट में, रवि ले रहा है 12 मिनट। यानी जब सोनिया यहाँ से चलना देखो दोनों एक साथ ही निकलेंगे, मतलब दोनों एक साथ ही दौड़ेंगे, लेकिन सोनिया थोड़ा धीमे दौड़ रही है और एक पूरा हाई चक्कर मारने में उसको 18 मिनट लग जा रहे हैं, और इस रवि को एक चक्कर मारने में 12 मिनट लग रहे हैं। तो जब तक ये 18 मिनट मारेगी, जब तक ये 18 मिनट में अपना कंप्लीट करेगी, तब तक ये 12 में हम पहले मार के भाग गया होगा आगे। तो बता, पूछ रहा कि ये बाद में, मतलब फिर बाद में, पहली बात तो दोनों साथ कब होंगे? जब पहली बार दोनों साथ में भागे हैं तब साथ होंगे। फिर उसके बाद वे कब साथ होंगे? यानी वे दोनों फिर दूसरी बार कब मिलेंगे? ठीक है, हाँ। तो एक बात बताओ, ये एक चक्कर मारी कितने मिनट में? 18, लेकिन ये एक चक्कर मारेगा 12 मिनट में। अच्छा बताओ, जब रवि एक चक्कर मारा 12 मिनट में, दूसरा चक्कर मारा 24 मिनट में, और तीसरा चक्कर मारा 36 मिनट में। आओ नहीं कि यहाँ से चला कौन? रवि। यहाँ से जब रवि चला तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचा 12 मिनट में एक चक्कर, फिर यहाँ से यहाँ चला, दूसरा चक्कर मारा 24 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ चला तीसरा चक्कर, यानी 3 चक्कर में रवि कितने लग गए? 36 मिनट लग गए। ठीक, आप सुनो, सोनिया का देखो यहाँ से स्टार्ट कर रही है ना, उसी टाइम यहाँ पे स्टार्ट करी, उसी टाइम पे यहाँ से स्टार्ट करी, एक चक्कर मारी 18 मिनट, जैसे ही दूसरा चक्कर मारी कितने मिनट? 36 मिनट। यानी 2 चक्कर में इसको कितना लग रहा है? 36 मिनट। यानी कि यह 3 चक्कर मारेगा तो 36 मिनट होगा, यह 2 चक्कर मारेगा तब 36 मिनट हो जाएगा। यानी कि तो यह 36 मिनट बाद मिल जाएंगी, लेकिन बात यह रहेगा कि यह 3 चक्कर मार रहा होगा, यह 2 चक्कर मार रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, रवि जब चलना शुरू किया तो एक चक्कर मारा 12 मिनट हो गया है, दूसरा चक्कर मारा 24 मिनट हो गया, तीसरा चक्कर मारा 36 मिनट हो गया,
3 चक्कर में 36 मिनट हो गया। उसी समय ये तो भी चल रही है, तो ये अपना एक चक्कर मारी 18 मिनट लग गया। दूसरा चक्कर जैसे मारेगी 36 मिनट हो गया। जैसे ही दूसरा चक्कर में 36 मिनट इसके लिए हुआ, उसके लिए भी 36 मिनट हो रहा है ना, यानी अगर घड़ी स्टार्ट करें तो 36 मिनट दोनों के लिए बराबर है। तो लेकिन 36 मिनट में अब 3 चक्कर मार चुका है, ये 2 चक्कर मारी है, लेकिन मिली वो कि नहीं। भले से इसका 3 चक्कर है रवि का और उसका 2 ये चक्कर, लेकिन मिलेंगी ना। हाँ, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। इस तरह नहीं समझ में आया तो आप चुपचाप क्या कर लीजिए, 18 और 12 का लसा ले लीजिए। 18 और 12 का लसा ले लेंगे। 2 9 18, 2 छक्के 12, 9 2 3 6, 3 से 3 3 के 9, 3 1 3, फिर 3 से 3 1 3, 3 1 3 गुणा कर दीजिए। 2 दूनी के 4, 4 4 3 12, 12 24 12 3 36 है कि नहीं। 3 3 के 9, 9 दूनी के 18, 18 दूनी के 36। ठीक है, ऐसे भी जैसे मन आप समझिए। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त, और अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सभी को शिक्षा मिलना जरूरी है। थैंक यू।